Action. Okay, listen by listen. न्यूमेरिकल के एग्जांपल 7 का ए पार्ट। एग्जांपल 7 का ए पार्ट। स्टार्ट करिए ना Yes sir. अभी करोगे। पूरे 20 सेकंड हो गए। बेटा कर दिया स्टार्ट। सारा अभी हो गया। बोलना बच्चे एग्जांपल 7 का फर्स्ट पार्ट। एग्जांपल 7 का ए इसमें गलत दिया हुआ है। आपके मैकेनिकल 5 आएगी। हां वहां पे इसमें यहाँ 4 पे दिया हुआ 4 है। दिया हुआ है। जहां पे एफर्ट लगी है वहां पे 2 डैश 5 आई भाई 5 आई। जहां पे एफर्ट है वहां पे 2 डैश लगी। L equals to 5t आएगा और मैकेनिकल एडवांटेज 5 आएगा इसके एग्जांपल में। फिफ्थ का ये पार्ट। वो दिखाओ फिफ्थ का ये पार्ट। एग्जांपल का फिर वेलोसिटी रेशियो तो पावर डेवलप्ड बाय द बॉय एफर्ट का निकालना है। पहले वर्क डन बाय बॉय निकालोगे एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म और इसको टाइम से डिवाइड पावर आ जाएगा। जो मशीन पावर देती है अपने को वो तो पावर आउटपुट है और जो हम मशीन को देते हैं वो पावर इनपुट है। सर इसमें 7 का वेलोसिटी रेशियो तो 4 ही आएगी। ना वेलोसिटी रेशियो B बार भी गलत है। B भी गलत है। नंबर ऑफ पुलिस के बराबर नहीं होता ना। आपने कहा था x से x में 4 आएगी सर, डिजाइन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा मशीन। 4 डिजाइन चेंज डिजाइन चेंज हो तो गया। आप एफर्ट नीचे लगा रहे हो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में तो नंबर ऑफ पुलिस और वेलोसिटी रेशियो बराबर होते हैं। लेकिन अगर एफर्ट ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है फिर सारा सिस्टम ही चेंज हो गया। फिर तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया मैं नीचे वाले ब्लॉक पे एक पुली एक्स्ट्रा करके ये पॉसिबल भी हो सकता है तो फिर वो सारा सिस्टम चेंज हो गया। सेकंड एग्जांपल कॉम्बिनेशन ऑफ मूवेबल पुलिस P1 विद फिक्स्ड पुली P2 लिफ्टिंग अ लोड क्या दिक्कत है इसमें? एक फिक्स है कनिका वो दिखाओ बच्चे। एक फिक्स है एक मूवेबल है तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 होगा बच्चे। लोड आपको गिवन है 20 गिवन है। एफर्ट निकाल लो एल अपॉन एल क्वेश्चन दिखा दो ये ही है। सर इसका 0 से हो गए सर सही है इसका। मैंने न्यूक्लियर भी दिया था मैंने न्यूक्लियर लगाया। सर इसने 20 लिया हुआ तो 100 ओ भाई मेरी बात सुनो लोड एफर्ट जब तक वर्क डन वाली चीजें ना या ऐसा यूनिट में ना गिवन हो हम क्यों करें न्यूटन में हम केजीएफ में डालेंगे आंसर। जब अगर तुम्हें पूछा जाए कि आप उसको न्यूटन में चेंज करो या वर्क का जूल वगैरह निकालो तो चेंज करो नहीं तो करने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को। हाँ जी क्वेश्चंस में बोलो बच्चे। एक मिनट रुको पहले न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन एफर्ट रिक्वायर्ड। ओके सेकंड जल्दी सुनो करेगा एंड लिख लेना। इधर देखो आपके पास वेलोसिटी रेशियो गिवन है बच्चे तो एफिशिएंसी गिवन है आपके पास 85%। एफिशिएंसी क्या होती है MA अपॉन VR 85% मतलब 85/100। यहाँ से MA आ जाएगा MA इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट से एफर्ट निकालना। क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर वो राउंड ऑफ किया हुआ है। यहाँ पे ना आंसर राउंड ऑफ। आंसर का चक्कर मत करो यार तुम ज्यादा। तुम अपना क्वेश्चन देखो तुम्हारा ये स्टेप है तो सही है आंसर तो इसमें आधे से ज्यादा वैसे उल्टे सीधे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है ओके। फोर्थ के थर्ड क्वेश्चन में डाउट है। थर्ड क्वेश्चन है फिक्स्ड पुलिस ड्रिवन बाय एफर्ट है आपके पास 100 kg नहीं लिख रहा मैं kgf। ध्यान से सुन लो भाई DE कितने मीटर है? हाँ जी उसमें लोड हो रहा है कैसे निकालेंगे? लोड गिवन है बच्चे आपको सर एफर्ट निकालना है। 85 इज इक्वल टू कितना लोड दिया होगा? VR की वैल्यू कितनी है 2 यहाँ से MA आएगा पहले क्लियर है बेटा ये चीजें समझ आ गई। लोड कितना है यहाँ पे बोला 75 kgf। पुली सिस्टम देखो पहले कौन सा है फिक्स्ड पुली है
तो जितना DE होता है उतना ही क्या होता है DL इक्वल्स टू कितने मीटर्स 8 मीटर्स बिकॉज इस पुली का वेलोसिटी रेशियो क्या आता है 1 समझ आ गई चलो पावर इनपुट इनपुट मतलब क्या एफर्ट वाली साइड तो पावर इनपुट का फॉर्मूला होता है वर्क इनपुट अपॉन टाइम वर्क इनपुट यहाँ क्या होगा एफर्ट लेकिन आप केजीएफ में नहीं रखना इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा न्यूटन में तो केजीएफ को न्यूटन करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हो 10 से इनटू ये हो गई मेरे पास एफ एस क्या है मेरे पास 8 अपॉन टाइम क्या है मेरे पास 4 4 1 जा 4 2 जा आंसर आ गया 2000 वॉट्स ठीक है बाकी मैंने तुम्हें याद हो वर्क इनपुट होता है एफर्ट इनटू एफर्ट वर्क आउटपुट होता है लोड इनटू लोड पावर इनपुट हो गया एफिशिएंसी लोड अपॉन एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज बी और वन इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा 75 वेरी गुड Upon आएगा 0.75 तो एफिशिएंसी करोगे तो 0. क्या आ जाएगी 75 परसेंटेज में करनी है तो 75 ठीक है सी बार तो फिर वो पहले ही कर लिया असरत फोर्थ क्वेश्चन मेरा भी डाउट है करा देते हैं पावर इनपुट डायरेक्टली टू तो करवाई दो हाँ पावर इनपुट क्या होता है वर्क इनपुट अपॉन टाइम सबसे ध्यान देना किससे चल रही है मशीन 80 kg वाले से है ना पुली के पता है क्या कर रहे हैं हम लोग पुली को खींच नहीं रहे हैं पुली के साथ क्या बांध देते हैं एक मास बांध देते हैं है ना एफर्ट लोड तो 400 kg है ठीक है 80 kg है इसमें करना पड़ेगा न्यूटन में इनटू कितने डिस्टेंस पे जा रहा है 6 अपॉन टाइम क्या है 3 ये हो गया तो 1600 वॉट्स मतलब पावर इनपुट फॉर्मूला तो अपन इनपुट डिस्टेंस अपॉन टाइम अगला है एफिशिएंसी ऑफ पुली इज 80% फाइंड द वर्क डन बाय द पुली या वो सिस्टम लगाना है आपने एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट एफिशिएंसी कितनी गिवन है बच्चे 80% 80 अपॉन 100 इक्वल्स टू वर्क आउटपुट पता नहीं लेकिन इनपुट पता है कितना है 80 into 60 into 6 ठीक है बच्चे क्या हो गया 60 ये आपके पास है F ये आपके पास है S ये रहा ये हमारे पास वर्क इनपुट का फॉर्मूला ये है ठीक है ये M है ये G है और ये S या H कर लो तो वर्क डन क्या होता है MGH होता है तो वो MGH करना वर्क जो आपका आउटपुट होता है वो हमेशा वर्क इनपुट का कुछ पार्ट होता है जिसको आप क्या बोलते हैं अगर एफिशिएंसी 100% है 1 है तो आउटपुट और इनपुट क्या हो जाते हैं बराबर लेकिन एफिशिएंसी हमेशा 1 से क्या रहती है कम तो वर्क आउटपुट की वैल्यू इनपुट से हमेशा क्या रहती है कम अच्छा और बताइए बच्चों इसका 12 से पहले What is the magnitude of load that can be resulted? Reason मैकेनिकल एडवांटेज लिखो इस पुली सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है 2 तो 2 इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट उससे निकालो लिख सकते हो बट एक्चुअल में ये जो सिस्टम है ना इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है आपके पास 2 है अच्छा टेंशन गिवन है हाँ सीधा भी हो सकता है लोड इक्वल्स टू 2t इक्वल्स टू 2 into 50 इक्वल्स टू 100 कोई रीजन नहीं है सीधा डायग्राम में टेंशन ना हो 12 क्या हाँ तो कुछ नहीं है MVVR बराबर है सब में कुछ करना ही है जब तक एफिशिएंसी नहीं गिवन है आपको कुछ करना ही नहीं है सीधा MVVR लिखते रहो बस दोनों सेम ही होंगे जी सक्षम जी 10th क्वेश्चन में जितना MA होगा उतना VR होगा बस assumption efficiency is 100% there is no friction there is no weight of pulley acting there is no weight of string कुछ भी लिख सकते हैं
नाइन्थ का सी स्टेट द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टेकन सपोर्टिंग द लोड। लोड को सपोर्ट 4 करेंगे। जब ये एफर्ट ऊपर वाला है क्या? नहीं, अच्छा सॉरी 5 पुली होता है, 5 ही करेंगे। करके बनाओ, बना के दिखाओ। नहीं नहीं ऐसे ही, हाँ मतलब है होगा तो वही 1 2 3 1 2 मतलब मैं वैसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये सही है। अब जैसे ये हो गया तो एक तो ये स्विंग हो गई, एक ये हो गई, फिर एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो 1 2 3 4 और 5 ये एफर्ट वाली है, ये अलग हो गई, ठीक है। 12th क्वेश्चन, अब वेलोसिटी रेशियो आपको कितना गिवन है? 5। यूज्ड टू लिफ्ट द लोड कितना बचा आपके पास? 200 kg। थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ dl कितना बचे? 10 मीटर्स। रिक्वायर्ड एफर्ट कितना आपके पास? 50 kg। कौन सा पार्ट? डी पार्ट। डी पार्ट वर्क डन बाय एफर्ट, वर्क इनपुट निकालना है। एफर्ट कितना है? 50 kg है। इनटू क्या करेंगे? 10 इनटू डी ई की वैल्यू, यहाँ से क्या निकालेंगे आप? डी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? वो 50 और उसको फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। इसमें एफ इनटू एस लगा सकते हैं। लगा सकते हो। एफ कैसे? एस कैसे? एफ एस को दिए को ये तो लोड का निकालने में 50 मीटर आपको एफ इनटू एस ही तो लगाया मैंने। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ना, ये मास है, ये जी है। फोर्स का कुछ मैं 12 का बच्चे काम किए बच्चे एक आधा ही किया, क्यों? एब्सेंट था तो पूछना हक नहीं बनता। कई लोग तो नहीं पूछते एब्सेंट होते हैं। आपको पूछा करो, आते हैं? सर मैंने बोल रहा था एफ इनटू एस एफ आई को एस को यार मैंने क्या किया? तुझे मजा आता है ना भी मैं बोलूँ तेरे को भी कुछ सही है, समझता आता है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन पूछे? नहीं, पहले तो होमवर्क लिखो। सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके आने। सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आगे 16 क्वेश्चंस है, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। तो यार 3 दिन बाद साइंस का होमवर्क मिलता है, ऐसे थोड़े, ठीक है। सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बच्चे 16 ही 16 क्वेश्चंस करके आने, और कल ये नहीं होना चाहिए कॉपी घर रह गई और ये हो गया वो हो गया। बहुत इजी क्वेश्चंस है बच्चे, साथ के साथ हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है बच्चे, क्लियर? सर जो ये है लॉक एंड टैकल सिस्टम, ये राइटर से नहीं रहेगा। लॉक एंड टैकल लॉक एंड टैकल सिस्टम में 5 तक है, ये 6 भी है। वैसे तो 5 तक ही, पर कई बार वैसे ही कह देते हैं कि यार बस 6 भी वैसे ही बन जाएगा। ओके सुनो बच्चे, पुली का लास्ट टॉपिक है बेटा, लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक हम बच्चे को तब कराते हैं जब बच्चा अपने दूसरे जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक और थोड़ा सा मिसिंग है, इधर देखो बच्चे, इधर देखो। वैसे तो नहीं आता ये क्वेश्चन, सिलेबस में नहीं है मेंशन, बट अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि आपके पास कोई पुलीज है, नंबर ऑफ पुलीज है आपके पास 3, और आपको स्ट्रिंग्स जो है वो दे दी 2, और आपका जो वेलोसिटी रेशियो है वो आ रहा है आपके पास 4, तो हमने जो भी पढ़ा है उससे कुछ भी मैच नहीं कर रहा, यही है ना। हमने पढ़ा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में स्ट्रिंग कितनी होती है? एक ही होती है ना, उसी को ही रैप करते हैं सारे में। हमने ये भी पढ़ा जितनी नंबर ऑफ पुलिस होती है उतना वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। फिर कहीं हमारे दिमाग में ये आता है गुरीना जी कि हो सकता है वेलोसिटी रेशियो 1 ज़्यादा है, इसका मतलब हो सकता है मैं एफर्ट कहाँ लगा रहे हो? ऊपर की डायरेक्शन में, बट फिर भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आपकी क्या आनी चाहिए थी? 1 ही आनी चाहिए। तो ये वाला जो सिस्टम होता है बच्चे, सिर्फ सुन लो ध्यान से, वो ये सिस्टम होता है जिसमें 2 पुलिस आप क्या करते हो बच्चे? मूवेबल, और 1 पुली क्या करते हैं हम लोग?
फिक्स। और सबसे नीचे वाली पुली के साथ क्या लगाते हैं? लोड लगाते हैं। दो ही पुली, दो रंग है, दो स्ट्रिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग यहाँ से फिक्स है, यहाँ तक कंप्लीट होती है, ये स्ट्रिंग यहाँ से फिक्स है, यहाँ तक कंप्लीट होती है, ये इस पुली के साथ कनेक्टेड है और ये ऐसे, ये पुली फिक्स। तो बताओ बच्चे, मूवेबल पुलीज कितनी हो गई और फिक्स्ड पुली कितनी हो गई बच्चे? ये पता है सिस्टम कैसा है? ये ऐसा है, हमें पता है हमें फायदा किससे होगा? मूवेबल पुली से, लेकिन हमें नुकसान क्यों होता है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन का प्रॉब्लम है। तो बेटा मत बनाओ कुछ भी, मेरी बात सुनो, कुछ मत बनाओ, कोई चक्कर नहीं होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें सुनना जरूरी है इस पार्ट को, तो समझ नहीं आएगा बात, ठीक है बच्चे। अब इस लोड को ये तो टेंशन सपोर्ट करेंगी, यस या नो? मान लो इसको मैं लिख रहा हूँ T1, इसको भी मैं लिख रहा हूँ T1। क्लियर, सिंपल, कोई मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने बताया तो नहीं कौन करेगा। फिर अगला सर ये इसका ही सेकंड वर्जन कह सकते हैं, मतलब इसमें हमने दो लगा हाँ नहीं मतलब हाँ कह सकते हो कि वो एक फिक्स कर देगा। सुनो इधर आगे, ये अलग स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग नंबर 2 है, तो इसमें टेंशन में क्या लिखूंगा? T2, इसमें भी टेंशन T2 और ये मेरा क्या हो गया? क्लियर बेटा? पहले समझ लो, प्लीज मत बनाओ, समझ नहीं आएगा, रिक्वेस्ट है तुम्हें कॉपी करना है, मैं टाइम दे दूंगा कोई बात, पर पहले सुन लो अच्छे से। अब लोड किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ T1। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है बच्चे? अब ये जो T1 है, ये इस पुली को नीचे की तरफ खींचेगी, यस या नो? हाँ, एक कॉमन सेंस वाली बात, मान लो ये लोड था 10, तो T1 और T1 कितने हो गए? 5, मतलब इस पुली को नीचे खींचा जाएगा, किस फोर्स से? 5 से। किससे नीचे खींचा जाएगा? 5 से। तो क्या मैं लिख सकता हूं T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2? इस पुली के लिए ये लोड है, इस पुली के लिए ये T1 लोड, यस या नो? क्या L इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T1। एक पुली को दो स्ट्रिंग सपोर्ट कर रही है, तो सिंपल जो आता चलता है। अब मुझे बताओ इस पुली पे कितना खिंचाव होगा? L जितना होगा या L से आधा होगा? आधा होगा, क्योंकि L को हमने दो हिस्सों में क्या कर दिया? डिवाइड। ये वाली भी नीचे खींच रही है आधे से, ये वाली भी नीचे खींच रही है आधे से, तो जितनी फोर्स से ये खींच रही है वो फोर्स क्या है? T1, और इसके ऑपोजिट जो दो टेंशन है वो क्या है? T2। तो T1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T2। क्लियर है बच्चे? सब क्लियर है? अब T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो मैं लोड क्या बन गया? 2 इंटू ट्वाइस ऑफ T2, लोड क्या बन गया? 4 T2, एफर्ट क्या है बच्चे? T2। मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया आपके पास? ठीक है, अभी कॉपी नहीं करना बच्चों, सुन लो। और सर जो फिफ्थ वाला T2 था वो ये वाला यहाँ पे भी तो एक लोड पे लगना चाहिए ना, लोड का आप इसको कब लेते हैं? T1 को कौन सपोर्ट कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। मतलब सुन ले पहले, सुन ले। अब वेलोसिटी रेशियो थोड़ी सी अगर ढंग से समझोगे चीजों को, एक एक स्टेप वाइज समझोगे तो समझ आ जाएगा। अगर मैं इसको x कम करता हूं तो ऊपर से कितनी कम हो जाएगी? x, लेकिन दोनों में कितनी डिवाइड होगी? x/2 और ये पुली कितनी ऊपर आएगी? x/2। समझ आई या नहीं? भूल ही जाओ ये कोई पुली है, ये तो समझ आ गया। ये स्ट्रिंग ऊपर कितनी पुल होगी? x/2, लेकिन ये आगे फिर कितनों में डिवाइड होगी? 2 में। तो यहाँ क्या आएगा? x/4। यहाँ क्या आएगा? x/4। तो लोड ऊपर कितना जाएगा? x/4। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x/4। आंसर क्या आ गया? 1 मिनट सुन लेना, बाद में दोबारा बता दूंगा। मान लो एक पुली और होती तो क्या हो जाता? x/8। एक पुली और होती क्या हो जाता? x/16। देखो कितना ज्यादा हम एफर्ट निकाल रहे हैं और लोड क्या मूव कर रहा है? बिल्कुल थोड़ा सा। अब इसे कॉपी कर लो और पूछ लो बस।
और सर मैकेनिकल एडवांटेज अगर मान लो 4 पुलिस लिए तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना रहेगा? अभी देख लेते हैं, इसको कॉपी कर लो, बस यही है सिलेबस को, मैं वैसे इसी पे ही समझाऊंगा। बेटा कर ले बेटा कॉपी, फिर है इतना टाइम तो करो कॉपी, जल्दी करो। रीना आप कॉपी क्यों नहीं लगाते, पेजेस भी क्यों लिखते हो? घर जाने को दोबारा करते उसे कॉपी। नहीं तो फिर पेजेस में लिख लो, फाइल लगा लो, फाइल के अंदर। ठीक है, अपनी क्लास में बोलते ही नहीं होगी, कुछ समझ नहीं आया या कुछ और। आज जब प्रमोशन स्टार्ट किया, सबसे पहली बेसिक चीज़ पूछी, अच्छे से अच्छे बच्चों को तो क्या उसका क्वेश्चन ऑटो स्मूथ का और उसका पूर्ण और डिस्प्ले का। इसको हो गया बाकी? इसकी हो गया काम किया ही नहीं। पुली गलत बनाई है, मेरे पास कितनी पुलिस है, एक और है बेटा, ये सिर है क्या? पुली है, ये भी पुली है, ये भी पुली है। इस पे मैंने मार्क नहीं किया। छोटा करते हुए साहब अब समझ आ गई क्वेश्चन? अब फ्राइडे मिलेंगे ना, फ्राइडे टेस्ट है, फ्राइडे टेस्ट है। फ्राइडे क्या मानना होगा? मैं गारंटी दे सुनो 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 बच्चे सुनो। देखो अपन ने ये कहा था लोड इक्वल्स टू, याद है, ट्वाइस ऑफ P1 और T1 इक्वल था ट्वाइस ऑफ T2, यही था ना, यही था। चलो मान लो ये लोड है, इसको दो स्ट्रिंग्स पुल कर रही है, इज इट क्लियर? इस स्ट्रिंग को आगे दो स्ट्रिंग्स पुल कर रही है, समझ आई कि नहीं आई? यही किया था अभी। मान लो एक और पुली लगा दी, ये दो स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग को पुल कर रही है, यस या नो? और लास्ट में अपने पास यहाँ पे क्या आ गई, कौन सी पुली बच्चे? फिक्स। या एक पुली, या दूसरी पुली, या तीसरी पुली, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स। ये डायग्राम किया अभी अपन ने, यस या नो? ओके, कुछ नहीं कॉपी करना है, ये है भी नहीं सिलेबस में, आप वैसे ही बस सुन लो। अच्छा, ये लोड इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ T1, T1 इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ T2, T2 इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ T3। तो एक्चुअल में लोड क्या आ जाएगा, या T2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T3, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो इसे रख करके क्या लिखोगे? बोलो, ट्वाइस ऑफ T3 है ना। अब T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, तो लोड क्या बन गया? 2 into 2 into ट्वाइस ऑफ T3। लोड आ गया आपके पास 8 T3, एफर्ट आ गया आपके पास T3, मैकेनिकल एडवांटेज आपके पास आ गया 8। क्लियर? अब वेलोसिटी रेशियो तुम ही बताना, इसको x फुल किया तो ये x/2 x/2, ये x/4 x/8 x/8 x/8, तो वेलोसिटी रेशियो ऑल्टरनेटिव क्या आ गया? क्या समझ आ गई इतनी बात? ओके, ध्यान से सुनो। हमने एक सिस्टम किया, उस सिस्टम में हमने ये किया कि एक पुली को क्या रखना है हमेशा तुमने? फिक्स। अगर आपके पास नंबर ऑफ पुलीज है 3, एक को रखो फिक्स
और 2 को कर दो मूवेबल। अगर आपके पास नंबर ऑफ पुलीस है 4, 1 को करो फिक्स, 3 को क्या कर दो मूवेबल, तो इस सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो क्या आएगा? 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ ना मूवेबल, 2 रेज़ टू पावर 2 4, 2 रेज़ टू पावर 3 8। अभी अपन करके अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है जहां तुम्हें बहुत ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए, जो नंबर ऑफ पुलिस के बराबर नहीं उससे कई गुना ज्यादा है, तो एक पुलिस फिक्स रख लो, बाकी सबको क्या कर दो मूवेबल कर दो। जितनी मूवेबल पुलिस होंगी रेज़ टू पावर कर दो उतना एडवांटेज। कुछ नहीं पूछेगा, मैं तो वैसे बता रहा हूँ। मान लो तुम्हारे पास नंबर ऑफ पुलिस आ गई 10 है ना, और मैकेनिकल एडवांटेज कुछ तुम्हें 600 700 कुछ गिवन, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज बताओ कितना होगा? VR 2 की पावर 10। 1 क्या होगी? फिक्स, और 9 क्या होगी? मूवेबल, 2 की पावर 9, 512 के आसपास। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अपन ने क्या सिस्टम कर लिया? एक तो कर लिया ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, जो मेनली वही आता है, उसके सारे केसेस कर लिया अपन कि ऊपर तक अगर वेट लगाना आ जाए तो घबराना नहीं है, हमें पता है ये केस भी आ सकता है, और एक अपना ये सिस्टम। ठीक है बच्चे, अब एक लास्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? एक्चुअल पुलिंग। बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट है ध्यान से देखिए, एक्चुअल पुलिंग है। तो वही होगी, तो स्पीच भी होगा, उसका क्या लेना देना है इसको? एक्चुअल पुली में क्या होता है? वेट ऑफ द पुली इज नॉट 0, वेट ऑफ द पुली इज नॉट 0, है ना। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? एफिशिएंसी शुड ऑलवेज बी लेस देन 1, लेस देन 1। मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो शुड आल्सो नॉट बी इक्वल। क्लियर है बच्चे? ओके। लोड बराबर होता है ज्यादातर किसके? टी के। अगर 2 पुली है तो 2T, 3 है तो 3T, 4 है तो 4T। तो लोड अगर n पुलीज है तो किसके बराबर होता है? लोड बराबर होता है NT। किसके बराबर होता है? NT। क्लियर है बच्चे? 3 थी तो 3T था, 4 थी तो 4T था, ब्लॉक एंड टैकल उठा लो, 5 थी तो 5T था, यही था। अच्छा, अगर मैं एक्चुअली लिखूं तो ये अकेला लोड नहीं है, इसके साथ और कौन एडेड है बच्चे? वेट। किसका वेट? पुली का। तो एक्चुअल में जो आप लिखते हो L इक्वल्स टू T, वो L इक्वल्स टू T नहीं है, L प्लस W इक्वल्स टू T। ये बात समझ आई कि नहीं? किसी पे ही सारा क्वेश्चन, अगर ये समझ नहीं आया तो फिर पूछ लो, नहीं मैं आगे। आपके पास एक पुली है जिसका वेट है W, और उसके ऊपर एक लोड लगा। व्हील बैरो वाला क्वेश्चन याद है? 15 केजी उठा रहे थे और 10 केजी व्हील बैरो का खुद का वेट था, तो टोटल लोड कितना था? 15 प्लस 10 25। यहाँ भी वो सेम है, ये लोड आप उठा रहे हो, ये पुली का वेट है, दोनों को ऐड कर देंगे। जितना दोनों को ऐड करोगे उतनी फोर्स से नीचे खींचा जा रहा है, तो टेंशन जो होगी वो इन दोनों के वेट के बराबर है। क्लियर है बच्चों? तो अब मैं सीधा ही ये लिखता हूँ L प्लस W इक्वल्स टू NT, बिकॉज वेट ऑफ मशीन या वेट ऑफ पुली इज नॉट 0। कहीं नहीं होगा, प्रैक्टिकल वैसे ही वो अलग चीज है। ठीक है, L की वैल्यू बताओ बच्चे कितनी होगी? NT बोलो माइनस। ठीक है बच्चे? यहाँ पे एफिशिएंसी, हाँ, नंबर ऑफ पुलिस, N इज नंबर ऑफ पुलिस। अच्छा, कोई मुझे बताएगा एफर्ट किसके बराबर होगा? इतने क्वेश्चन कर लिए, एफर्ट तो शुरू से चाहे 1000 पुली लगा लो, एफर्ट कितने किसके बराबर होगा? ठीक है, जैसे मैकेनिकल एडवांटेज कईयों में 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी उससे कम हो जाएगा। देखते हैं, करो भाई, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू बताओ मुझे। लोड अपॉन एफर्ट लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, लोड अपॉन एफर्ट N माइनस W अपॉन टी। नहीं, T से T कर जाएगा। वेरी गुड। T को कहाँ पढ़ रहा है? ऐसे होगा एन टी अपॉन टी, डब्ल्यू अपॉन टी। समझ नहीं आया नंबर ऑफ पुलिंग पे कट होगा, कट नहीं ऐसे कट होगा। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम याद है?
एक पुली थी, दो पुली थी तो दो स्ट्रिंग्स थी, तीन हो गई तो तीन हो गई, चार हो गई तो चार, तो जितनी पुलिस बढ़ा रहे हैं लोड को उतनी स्ट्रिंग ज़्यादा सपोर्ट। जो लोड है पोटेंशियल इक्वल हो जाएगी। यार मेरी बात सुनो, अब तेरी इस क्वेश्चन का मैं क्या आंसर दूंगा? लोड टेंशन भी इक्वल होता है, कहाँ होता है? मैंने कब बोला है? सही रहा है? कितनी बार तो मैंने आपको बोला है, अब ये पुली है तो लोड इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टेंशन होगा, अगर ये पुली है तो लोड इक्वल्स टू टेंशन होगा। मैं आपके सवाल का क्या जवाब दूंगा? ऐसे ही कुछ भी। अब आप इस पॉइंट पे आगे ये क्वेश्चन थोड़ी पूछोगे भाई, अब नहीं पता पड़ा तुझे लोड और टेंशन में क्या रिलेशन है? यार अब इसको एक रस्सी सपोर्ट कर रही है तो दो टी हो जाएंगे, तीन कर रही है तो तीन टी हो जाएगी। अब मुझे तो अकेला खींच रहा है तो तुझे अकेले को फोर्स लगानी है, दो हो जाएंगे तो आधे आधे हो जाएंगे, चार हो जाएंगे तो और आधे हो जाएंगे। ये क्लियर है बच्चे? ओके भावे, वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? कितनी? नंबर ऑफ पुलीज। वेलोसिटी रेशियो के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। वेट ऑफ पुली का वेलोसिटी रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा? वो ऊपर की तरफ हम ये ब्लॉक एंड टैकल करते हैं। ठीक है बच्चे, वेलोसिटी रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताओ। m a upon v r, m कितना है बच्चे? n माइनस w अपॉन t। हाँ जी, क्या मैं लिख सकता हूँ? डिवाइडेड बाय n। तो प्रॉब्लम है तो बता दो। फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आती है, क्या होगा? n माइनस w अपॉन t इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन n। n से n कैंसिल तो पहला फैक्टर आएगा 1, दूसरा क्या आएगा? w अपॉन n। VR equals to n number of pulies। यहाँ से अपने को दो चीजें पता चल गई। पहली चीज क्या है देखो जी, पहली चीज क्या है कि ma की वैल्यू n से हमेशा क्या आएगी? कम आएगी, जितनी मर्जी आए, है ना। वेट ऑफ पुलिस की अगर वैल्यू होगी तो VR कितना है? n, तो मतलब ma n से हमेशा क्या आएगा? कम आएगा। और हमें पता है एक्चुअली यही होता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन वेट ऑफ पुली की वजह से हमारा एफर्ट हमेशा क्या लगाना पड़ता है? ज़्यादा, जो हम थ्योरेटिकली निकाल रहे हैं ना उससे कहीं ज़्यादा। अच्छा, आइडल मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है? 1। इसकी एफिशिएंसी 1 में से कुछ माइनस करना है, 1 में से कुछ माइनस करना है, चाहे 2, 4, 5, 6, 10, 20 जितने मर्जी माइनस करो, तुम्हें 1 में से कुछ ना कुछ क्या करना है? माइनस करना है। समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो ये टॉपिक था आपका। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वेट ऑफ पुली इज नॉट जीरो, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर मैकेनिकल एडवांटेज एंड व्हाट विल बी एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी। हाँ, एक्सप्रेशन इसकी समझ आ गई? दोबारा एक बार रिवाइज कर लें इसको, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसको एक बार। L प्लस W इक्वल्स टू NT, दो पुली होती तो 2T, 3 होती तो 3T, 5 होता तो 5T, N है तो NT। लेकिन एफर्ट हमेशा किसके बराबर होता है? T के। हमने किया लोड अपॉन एफर्ट, तो आंसर N से कुछ वैल्यू क्या आ गई? कम आ गई। दूसरा, वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर है? N के। एफिशिएंसी निकाले तो एफिशिएंसी 1 से क्या आ गई? कम आ गई। तो हमने प्रूव कर दिया कि एफिशिएंसी भी एक्चुअल मशीन की 1 से कम है और मैकेनिकल एडवांटेज आपका हमेशा वेलोसिटी रेशियो से क्या है? एक चीज याद रख लो, ma की वैल्यू अंशुल जी कभी भी वेलोसिटी रेशियो से ज़्यादा नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। तुम्हें कोई क्वेश्चन तुमने किया, क्वेश्चन गड़बड़ हो गई, तुम्हें लग रहा है कि ma की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, वेलोसिटी रेशियो कम आ रहा है, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत है, उसको ठीक है बच्चे? क्लियर? आगे बढ़े। सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है efficiency of an actual machine is always less than हाँ, ऐसे पुली का एग्जांपल लेके करा रहा हूँ। अब भी तो बोलिए
फिर इनके डायग्राम तो फिर भी बनेंगे ना वैसे एक्चुअली। पढ़े आगे? चलो आज बच्चे स्टार्ट करेंगे द चैप्टर नेम इज क्रोमोसोम। बुक है किसी के पास? कॉपीज निकालो बच्चे, कॉपीज में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। मैं ना तुम्हारे 3 चैप्टर इकट्ठे लेके चलूंगा, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल और जेनेटिक्स। कुछ चीजें हो सकता है तीनों चैप्टर्स में, क्योंकि यार इसमें ना थोड़ा सा मतलब सेलिना वाली में काफी थोड़ा इधर उधर था। हाँ एक तो थे, लेकिन इसमें वैसे थोड़ा सा डीप दिया हुआ है, सीक्वेंस सही दिया हुआ है, तो बच्चे को पता चलता है। वो 2 चैप्टर बाद में करेंगे। पॉपुलेशन की राय से वो बाद में दक्ष भाई सुनो बेटा, अगर 9th याद हो तो 9th में न्यूक्लियस के डायग्राम में हम ऐसे ही धागे से बना के छोड़े, इनको आप क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स। उस टाइम तुम्हें ये था कि ये आपकी क्या कैरी करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, प्लस इनके अंदर डीएनए एंड ऑल होता है। वहाँ सिर्फ आपको फुल फॉर्म थी डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड ऑल। थोड़ा सा ये भी तुम्हें टीचर ने दिया होगा कि यार हम कैसे दिखते हैं, हमारे बालों का कलर क्या होगा, हमारे बाल कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, आंखों की शेप क्या होगी, आईब्रोज कैसी होगी, ये सब हमारे जेनेटिकली गवर्न है ना। जिसे आप लोग हायरार्की बोल सकते हैं, आप खानदान बोलते हैं जिसे, है ना, खानदान बोलते हैं। ये सब क्या होता है बच्चे? ये हमारी जेनेटिक है ना। जैसे जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जाम्पल 2 भाई एक जैसे दिखते हैं, है ना, हमारी शक्लें अपने मम्मा पापा से मैच करती होगी। अभी तो अपने को इतना नहीं होता बच्चे, पहले आप जब किसी बुजुर्ग के पास जाते थे ना, अगर आप उसके नोन में कहीं हो तो वो आपकी शक्ल देख के बता देता था कि हाँ ये बच्चा उस खानदान से, ये उसका बेटा होगा या उसका पोता होगा, कुछ रिलेशन वो जरूर बता देगा। क्यों बता देगा? क्योंकि वो जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिपेक्ट होती है आपके चेहरे पे। बच्चा जब छोटा होता है तो आप पूछते हैं ना माँ पे गया है, बाप पे गया है, किस जैसा दिखता है, तो ये सब तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ है? इन धागों के अंदर स्टोर। जब तक सेल डिवाइड नहीं होता तब तक ये जो है ये नॉर्मल जैसे आपके धागे होते हैं, हम उसको बना वैसे देते हैं, लेकिन याद रखना ये हमेशा पेयर में रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चे? ये हमेशा पेयर में। अपन ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ज्यादा दूसरों फाइबर का मतलब होता है धागे, ठीक है बच्चे। ये धागे आपको विजिबल नहीं होते, बहुत ज़्यादा ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो ये बहुत बारीक धागे पता चलते हैं, जैसे साइटोस्केलेटन होता है साइटोप्लाज्म में, वैसे रेशे से दिखाई देते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमेटिन फाइबर्स हैं बच्चे? ऑल टुगेदर 46, लेकिन 23 पेयर कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बताऊंगा आगे क्यों। कितने क्रोमेटिन फाइबर्स हमारे अंदर? 23 पेयर्स या 46। तुम सिर्फ इतना देख लो, क्रोमेटिन फाइबर्स 23 पेयर्स, या फिर नंबर कितना है बच्चे? 46। नंबर कितना है? 46। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। धागा आई कार्ड किसी के पास है? आई कार्ड हो, धागा हो। चलो आप एक वैसे ही एग्जांपल इधर देखो, पैंट का धागा मत निकालो, चलिए उतर जाएगा। पैंट में से धागा निकाल दो, रिश्ती हो जाएगी। कोई टी-शर्ट निकाल दो। देखो बच्चे, ये क्या है आपका? क्रोमेटिन फाइबर। ये क्या है बच्चे? ये क्या है बेटा? क्रोमेटिन फाइबर। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, बच्चे, तो ये क्रोमेटिन फाइबर जो है ये कंडेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं।
जो धागे बहुत लंबे लंबे धागे, ये धागे क्या कर जाते हैं बच्चे, कंडेंस हो जाते हैं, थोड़े से स्वेल कर जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। स्वेल कर जाते हैं और क्या हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब छोटे और मोटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, छोटे और मोटे हो जाते हैं। और अब इनका नाम क्या होता है बच्चे, क्रोमोसोम। तो हम क्या लिखेंगे, कंडेंस क्रोमेटिन फाइबर्स at the time of, बोलो बच्चे, at the time of cell division is called what, is called chromosomes। तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे हमारे पास, 46, और कितने पेयर होंगे, 23 पेयर। पता नहीं, वो ज्यादा होता है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं। ठीक है बच्चे, एक दूसरे के साथ जैसे चिपक जाते हैं, बहुत पास पास हो जाता है, कॉइल बना लेते हैं अपनी। तो ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, बहुत ज्यादा पास पास कंडेंस हो जाएंगे, ये क्या बना लेगा, क्रोमोसोम। मतलब क्रोमेटिन फाइबर तो बहुत लंबे दिखेंगे अपने को, लेकिन ये क्या दिखेंगे बच्चे, छोटे दिखेंगे लेकिन मोटे, विजिबल होंगे अपने। क्या होंगे अपने को, विजिबल। इसको आप क्या बोलोगे बच्चे, क्रोमोसोम्स। क्लियर है। तो हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे ऑल टुगेदर, 46। ये क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन फाइबर्स को क्या बोलते हैं बच्चे, कैरियर्स ऑफ जीन्स भी बोलते हैं, कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी information, carriers of hereditary information, carriers of DNA, है ना, carriers of क्या लिख सकते हो आप इनको, DNA। ये सब कौन है आपका, क्रोमेटिन फाइबर्स और क्रोमोसोम्स। जब पतले थे, अनकंडेंस थे, तो हमने इन्हें क्या बोला, क्रोमेटिन फाइबर्स। जब विजिबल हो गए, कंडेंस हो गए, तो हमने इन्हें क्या बोला, क्रोमोसोम्स। ठीक है बच्चे, तो चीजें समझना बहुत जरूरी है। जैसे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री थी ना, वैसे ये लैंग्वेज ऑफ जेनेटिक्स है। मैं बार बार आपको ये चीज़ें नहीं बोलूँगा, मैं डायरेक्टली नाम बोला करूँगा और तुम्हें दिमाग में चल जाना चाहिए भी हाँ। अगर आया मैं बोलूँगा सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स बन गए, तुम्हारे दिमाग में हाँ कंडेंस हो गए क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलो बच्चा अब ह्यूमन थोड़े चेक कर लेते हैं। 46 अगर मैं इनको नंबर दे दूँ क्रोमोसोम्स का, मतलब पहला और दूसरा क्रोमोसोम पेयर बनाएंगे, मान लो तीसरा और चौथा पेयर बनाएंगे, यस और नो, फिफ्थ और सिक्स्थ पेयर बनाएंगे, ऐसे ही कहीं आगे जाके 18वां और 19वां पेयर बनाएंगे, यस और नो, कहीं जाके बच्चे 24वां और 25वां पेयर बनाएंगे, यस और नो, 19 और 20 में वेरी गुड, यस सर। फिर पहली गिनती 17 और 18 बनाएंगे, 19 और 20, ये सही है। सर 23 तो टोटल होते हैं। नहीं होता। अच्छा, 23 और 24, 43 और 44। देखो दो इंडिविजुअल्स में, ह्यूमन में दो इंडिविजुअल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस उनके जेंडर का डिफरेंस है। समझ आ गया बच्चे? हम बॉयज को एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, हम गर्ल्स को अलग एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन हम सबसे बड़ा एक डिफरेंस बोलते हैं कि बॉय है और गर्ल। एक बार ट्रांसजेंडर्स को अलग कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, या तो बॉय है या फिर क्या है, गर्ल। समझ आ गई? इज इट क्लियर? हाँ, दो बॉयज आपस में दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, बट स्टिल हम उनको क्या मानते हैं, एक कैटेगरी होगी, एक ही। तो ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना। एक तो इनके पेयर समझो कि ये पेयर्स कैसे हैं। अगर पहले क्रोमोसोम पे तुम्हारे पास तुम्हारे हेयर कलर का जीन है, कौन सा जीन है, हेयर कलर। कौन सा कोड है तुम्हारे, हेयर कलर का कोड है। जैसे कई बार कोडिंग होती है ना, आप चीट कोड्स लगाते हो गेम में, है ना, तो मान लो कुछ भी XYZ जीन है वो पहले क्रोमोसोम पे है, ध्यान देना। तो दूसरे क्रोमोसोम पे भी तुम्हारे हेयर कलर का जीन होगा। मान लो ये क्रोमोसोम है, पहले पे यहाँ हेयर कलर का जीन है, तो दूसरे में भी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, हेयर कलर का जीन होगा। पहले मुझे बोलने दो, बीच में ना। समझ आ गए बच्चे?
अगर यहाँ हेयर कलर का जीन है तो दूसरे में भी यहाँ क्या होगा, हेयर कलर का जीन होगा। अब कलर कोई भी हो सकता है, ये ब्लैक है ना, इधर ब्राउन है, कोई भी हो सकता है, वो अलग अलग चीज है। समझ आ गई भाई? ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो मेन कैरेक्टर रहेगा वो दोनों पे क्या रहेगा, सेम। ऐसे ही आप कोई भी उठा लो, फिफ्थ पे अगर ये फिफ्थ हेयर की शेप बता रहा है तो सिक्स पे भी जीन होगा जो इसकी क्या बताएगा बच्चे, शेप बताएगा। क्या बताएगा, शेप बताएगा। इज इट क्लियर बच्चे? ऐसे ही 23 वाला कुछ भी, कोई और, जैसे तुम लगा लो कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप लगा लो या कोई भी, तो 24th भी आपको क्या बताएगा, ब्लड ग्रुप बताएगा। समझ आ गई बच्चे? ठीक है, तो क्या मैं इनको बोल सकता हूँ सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, सिमिलर शेप एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम्स। अब सुनो ध्यान से, 1 से लेके 44 तक बॉयज और गर्ल्स में दोनों में क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, सेम। मतलब जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल, अगर सक्षम का पहला क्रोमोसोम हेयर कलर का जीन कैरी करता है तो बच्चे कनिका का भी पहला क्रोमोसोम हेयर कलर का जीन कैरी करेगा। समझ आ गई? अगर मेरा सेकंड क्रोमोसोम भी हेयर कलर का जीन कैरी करता है तो जसप्रीत का भी सेकंड क्रोमोसोम कैरी करेगा। मतलब हम सब में 1 से लेके 44 क्रोमोसोम्स में जहां जो फाइल रखी है वो फाइल सबकी क्या है, सेम है। समझ आ गई भाई? अब ऐसे नहीं है, अब विभू को मेरा डीएनए चेक करना है और इसे अपने डीएनए का सब कुछ पता है। इसे पता है भाई मेरे डीएनए में मेरी जो स्किन टोन का जो फाइल है, जो जीन है, वो 41st पे है, तो वो मेरे में भी कहाँ होगी, 41st पे। ठीक है, तो लाइन लिखो, सिमिलर लिखो बच्चे, सिमिलर types of chromosomes paired together are called autosomes. Similar types of chromosomes paired together are called autosomes. और लिख लो 1 to 44। ह्यूमन बॉडी में कितने होंगे बच्चे, ऑटोसोम्स कितने होंगे बोलो? सर याद तो नहीं करना भी फर्स्ट क्रोमोसोम जिसका आएगा ही, मतलब कौन से, फर्स्ट 22। बेटा मैं भी अपनी पेट पे रख के किताब और रीड करके दबा दूंगा तुम्हें, फालतू ड्रामा नहीं करो, ठीक है ना? 1 to 44 क्रोमोसोम बच्चे, just first 22 pairs of chromosomes, what are they called? They are called autosomes. Clear है भाई? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं, अब कहानी जो है वो आती है बच्चे 45, 46। हम बात कर रहे हैं एक बॉय की, और दूसरा 45 और 46 हम बात कर रहे हैं एक। हमारे सब में सारी फाइलें बिल्कुल सही है, 1 से लेकर कहाँ तक, 44 तक। लेकिन 45 और 46 बॉय का अलग होगा, 45, 46 गर्ल का अलग होगा। इसका मतलब जो हमारा जेंडर डिसाइड करता है वो क्रोमोसोम कौन सा है, 45, 46। कौन, 45, 46। इन क्रोमोसोम को बोलते हैं बच्चे सेक्स क्रोमोसोम। तो कौन से सेक्स क्रोमोसोम, 45 एंड 46, which decides, हाँ जी बच्चे, which decides gender. Which decides gender. ठीक है बच्चे, क्लियर है? एक बार के लिए लिख लो, बॉयज में होता है बच्चे X एंड Y, और गर्ल में होता है बच्चे X। तो एक तरह से गर्ल वाले तो ये भी ऑटोसोम्स ही बन जाते हैं एक तरह से। तो 1 to 44 है, वो भी ऐसे ही होते हैं, X नहीं, इनके कोई पर्टिकुलर कोड होता है, इनकी कैटेगरी दे देना, मतलब ये और ये तो सिमिलर होगा,
एक जैसा सही होगा ये। ठीक सर, मतलब अब ऐसे नहीं है कि आप बोलो कि यार इसमें एक्स है उसमें भी एक्स है तो लड़की में लड़कियों वाले कैरेक्टर्स हैं या लड़के में लड़कियों वाले कैरेक्टर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ आ गई? जितने भी हाँ होते हैं, हाँ जी, जिनमें होते हैं। तेरे डीएनए देखेंगे आप। हाँ जी, ये क्लियर है बेटा, ये सारे डाउट्स हैं, ये कोई चक्कर नहीं। ये क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है बिल्कुल। ऑटोसोम्स 1 से 44, 45 और 46 को क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये क्या डिसाइड करता है? जेंडर। क्या डिसाइड करता है? जेंडर। ध्यान से देखो, हमारी ह्यूमन बॉडी में जो भी आपके क्रोमोसोम्स हैं, ये किसमें है बेटा? पेयर में। किसमें है? किसमें है बच्चे? पेयर में। इज इट क्लियर? तो इनको बोलते हो आप डिप्लॉइड सेल। क्या बोलते हो? डिप्लॉइड सेल। मतलब डाई मतलब 2, तो क्रोमोसोम्स किसमें होते हैं? पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं? पेयर में होते हैं। कौन से सेल्स में? हमारी बॉडी के सारे सेल्स में, जिनको आप क्या बोलते हो? सोमैटिक सेल्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मसल में, ब्लड में जितने भी सेल्स है, बोन के जो भी सेल्स है ना, आपके जो लिवर सेल्स है, ये सब के अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। क्लियर है बच्चे? अपनी बॉडी का कोई सेल उठा लो, कितने क्रोमोसोम्स होंगे? टू पेयर्स। जिन सेल्स के अंदर पेयर में होते हैं क्रोमोसोम्स, उनको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल्स। सारी है डिप्लॉइड। सोमेटिक क्या होता है? सोमेटिक सोमैटिक आपकी बॉडी के सेल्स को सोमैटिक, मसल, बोन, ब्लड। ऑटोसोम्स आपके बच्चे 1 से लेके 44 जो क्रोमोसोम है, उनको आप बोलते हो ऑटोसोम्स। और डिप्लॉइड वो सेल है जिसके अंदर क्रोमोसोम सारे के सारे किसमें प्रेजेंट है? पेयर में प्रेजेंट है। हमें नहीं पता भाई 2 पेयर है, 4 पेयर है, हमें पता है 23 पेयर होते हैं वैसे, लेकिन अगर किसी भी सेल में क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, अकेला नहीं है, तो उसको आप क्या बोलते हो? डिप्लॉइड। बॉडी सेल्स। सोमैटिक तुम्हारे बॉडी सेल्स। 23rd पेयर को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। नहीं, जैसे इसे ऑटोसोम्स बोलते हैं। सी सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों? जो बॉडी सेल्स है, हर एक सेल में क्या होंगे? ये होंगे डिप्लॉइड होगा। हर एक सेल क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। और उसका डिप्लॉइड नंबर क्या होगा? बोलो, डिप्लॉइड नंबर कितना होगा? 46। मतलब टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। लेकिन हमेशा किसमें रहेंगे? पेयर। अगर मैं बोलूं एक सेल है जिसका डिप्लॉइड नंबर है 10, तो आप इससे समझते हो कि इसमें 5 पेयर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है उसमें? 5 पेयर्स प्रेजेंट। तुम्हें पता है 10 अलग अलग नहीं है, 5 पेयर है। पेयर्स में क्रोमोसोम। सोमैटिक सेल तुम्हारे बॉडी में 2 तरह के सेल होते हैं, एक सोमैटिक होता है, एक रिप्रोडक्टिव होता है। रिप्रोडक्टिव सेल जो आगे रिप्रोडक्शन में काम देगा, सोमैटिक सेल जो खुद डिवाइड होते रहेंगे अपने जैसे जैसे बनाते रहेंगे। जो बॉडी के जितने सेल्स हैं 2 टाइप के होते हैं सेल्स, एक होता है सोमैटिक, एक होता है रिप्रोडक्टिव। तो जितने भी बॉडी के दूसरे सेल हैं वो सोमैटिक, और जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं उनको आप क्या बोलते हो? डिप्लॉइड सेल्स, क्योंकि उनमें क्रोमोसोम क्या होता है? डबल। अगर कोई तेरे पास सोमैटिक सेल है जिसमें क्रोमोसोम पेयर में नहीं है, तो उस सोमैटिक सेल को तू क्या बोल सकता है? डिप्लॉइड नहीं, एक और नाम है, वो अभी आता है। ठीक है? इससे पहले एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो दूर करो। हम अपने मम्मा और पापा से बने हुए हैं। हमारे मम्मा के सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। पापा के सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। यस या नो? इधर से भी 46, इधर से भी 46। हम में कितने क्रोमोसोम्स हैं? हाफ आता है सर, 20। हाफ आएंगे, हाफ। इधर से भी क्या आएंगे? 46 पूरे। और पूरे कितने हो जाएंगे? 92 की जगह 46। चलो ये थ्योरी तो सफल हो गई। अब मुझे बताओ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अलग अलग है। ये किसके क्रोमोसोम है? पेयर में से एक आएगा। ये किसके क्रोमोसोम है? मान लो मेरे मम्मा के और पापा के क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 6। अब एक चीज तो पूरी क्लियर है ना तुमको
कि जो पापा के फर्स्ट क्रोमोसोम पे फाइलें पड़ी है वही मम्मा के फर्स्ट क्रोमोसोम में फाइलें हैं, और जो पहले में वही फाइलें किसमें है, सेकंड में। सिर्फ ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अब बताओ, अगर आप सन की बात करो तो मान लो मदर से अगर फर्स्ट क्रोमोसोम आ गया तो फादर से कौन सा आएगा, सेकंड फर्स्ट भी आ सकता है, नहीं सेकंड नहीं सेकंड आएगा सर, दोनों में से कोई आ सकता है। क्योंकि यार ऐसा अब मान लो इसको ए नाम है, इसका नाम बी है, B आएगा। इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, तो C कौन आ और- सकता C और है, B। सी के साथ B। ए भी आ सकता है, सी के साथ बी भी आ सकता है ना, दोनों एक जैसे ही तो है, जी और डी सेम ही तो है। ऐसे ही डी के साथ कौन आ सकता है, ए भी आ सकता है, और डी के साथ कौन आ सकता है, बी भी आ सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ए और बी इकट्ठे नहीं आ सकते, सी और डी इकट्ठे नहीं आ सकते, क्योंकि मम्मा और पापा पेयर क्रोमोसोम हमें नहीं दे सकते, एक एक सिंगल सिंगल। सर फिर ये जैसे एक एक चला गया तो उसके बाद नहीं बनते हैं। आप देखते हैं, ये चीज समझ आई नहीं है भाई, मम्मा और पापा से हमें हर पेयर से एक एक क्रोमोसोम मिला, मतलब पहला पापा से आ गया तो सेकंड मम्मा से आ गया, या दोनों के पहले पहले आ गए, या दोनों के दूसरे दूसरे आ गए। ऐसा नहीं होगा भाई सेम इंडिविजुअल से पहले दोनों सेम इंडिविजुअल से आ गए। मतलब 1 2 और 1 2 ही रखते हैं। हाँ, ठीक है, कर दो इसे। अब सुनो, इसका मतलब जो मेल के अंदर स्पर्म होता है और फीमेल के अंदर क्या होता है बच्चे, एग, इसमें 46 की जगह कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23। इसमें भी कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं, नहीं, ये क्रोमोसोम क्या होते हैं बच्चे, इंडिविजुअल होते हैं। तो इनको, एग और स्पर्म को आप कौन से सेल्स बोलते हो बच्चे, हैप्लॉइड सेल्स। कौन से सेल्स बोलते हो, हैप्लॉइड सेल्स। ऐसे सेल्स जिसमें क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट नहीं है, इनको आप क्या बोलते हो, हैप्लॉइड सेल्स। तो हमारी बॉडी के सिर्फ जो ये गैमेट्स है वो क्या है, हैप्लॉइड है, बाकी हमारी पूरी बॉडी क्या है, डिप्लॉइड। अगर आ जाए ना क्वेश्चन कि आपकी स्किन का सेल है, बताओ कितने क्रोमोसोम होंगे, क्या बोलोगे, 46। कौन सा सेल है, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। अगर टमाटर की है तो माइक्रोवेव स्किन में कितने होंगे, स्किन रिप्रोडक्टिव सेल, स्किन सोमैटिक सेल है 46। स्किन, ब्लड, मसल, बोन, कान, नाक, मुंह, आंखें, सब में 46 क्रोमोसोम। ये 23 रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम सेल्स में गैमेट्स में तो लड़कियों को गैमेट्स तो स्किन की बात कर रहा था, स्किन में 46 होंगे, गैमेट्स में 23। तो बॉय में एक से एक्स आ जाएगा, एक से वाई और एक में एक्स आ जाएगा। क्या दिक्कत है बोलो, स्किन में आपको कितने का 46 और गैमेट्स में 23 अलग से होंगे। अलग से क्या होगा, सेल ही अलग है, स्किन सेल अलग है। समझ आ गई, रिजल्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर। मतलब एक तरह से अभी तक जो तुम्हें अंदाजा लग रहा होगा वो ये लग रहा होगा कि 46 क्रोमोसोम से एक तरह से 2 एग बन सकते हैं, जैसे हम, और 46 मेल जो है उससे कितने एग कितने स्पर्म बन सकते हैं, 2 स्पर्म बन सकते हैं, 23 23, उधर भी 23 20। रिजल्ट क्लियर बच्चे, भाई अब 46 क्रोमोसोम टोटल है, स्पर्म 23 से बन रहा है, तो कितने स्पर्म बन जाएंगे उससे, क्या क्या बेटा, टोटल क्रोमोसोम 46 है, और अगर एक सेल में 23 बन रहे हैं तो दूसरे में कितने बनेंगे, 23 बनेंगे। क्या समझ में आ रहा होगा, सर जब ट्विंस होता है तो 46 की तो यार बहुत आ गया। ओके, इधर देखो सुनो, क्या क्या कर लिया आपने, ऑटोसोम्स कर दी, एक क्या कर लिया, सेक्स क्रोमोसोम्स, एक हमने क्या कर दिए बच्चे इसमें, ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब ध्यान से सुनना, मैं इनको है ना अल्फाबेट दे रहा थोड़ा समझाने के लिए सब। मान लो पहला है पेयर ए बी, दूसरा पेयर है बच्चे सी डी, तीसरा पेयर है बच्चे ई एफ, और इधर आप थोड़ा सा आगे जाके कर लेते हैं। मान लो ये फादर है और ये क्या है, मदर है, और इसमें हो गया पी क्यू आर एस, ठीक है बेटा। ये मेरा कौन सा पेयर है, पहला, ये भी पहला है, ये कौन सा पेयर है बच्चे, दूसरा, ये कौन सा पेयर है, तीसरा। अच्छा, जब बच्चा मतलब जब जाइगोट बनेगा,
तो मुझे बताओ, यहाँ से मान लो, यहाँ से हमारे पास आ गया ए, यहाँ से करो से T चलो कोई कर सकते सर वैसे यहाँ से OP बनना चाहिए था ना, हैं OP बनना चाहिए था वो तो है। या बस तो यार, वैसे ही है। हाँ जी, C इधर से इधर से F इधर से U कुछ भी आ सकता है सर। कुछ भी मतलब एक यहाँ से एक यहाँ से, सबको समझ आ गया? बस ठीक है फिर, समझ आ गया? अब ये इसको नंबर दो, ये पहला है, ये कौन है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। कितने होंगे ऐसे? 3 कितने और होंगे ऐसे? 46। पेयर कितने होंगे? 23। समझ आ गया? क्लियर है? अब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, अगर समझ आ जाए तो बता देना, नहीं आए तो कोशिश करना बच्चा प्लीज समझने की। इनको बोलते हैं, इसको अलग, इसको इससे अलग, इसको इनको बोलते हो बच्चे आप होमोलोगस पेयर। क्या बोलते हो इनको आप? होमोलोगस पेयर। ध्यान से सुनो, होमोलोगस पेयर इज पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स with similar shape and size, and one from each parent. Homologous, पहले सुनो, homologous chromosome या homologous pair is a pair of chromosome with similar shape and size. क्योंकि दोनों के अंदर सेम इंफॉर्मेशन है, सिर्फ ऑप्शंस अलग अलग हो जाएंगे, है ना? वन फ्रॉम ईच पेरेंट, मतलब अगर मेरे पास जो मेरा पहला और दूसरा क्रोमोसोम है, ये क्या है? होमोलोगस पेयर है। इसमें से अगर पहला मम्मा से आया तो दूसरा कहां से आया होगा? पापा से। अगर मैं बात करूं 23 और 24 की, है ना, तो ये 23 और 24 भी क्या हो गए? होमोलोगस पेयर। एक कहां से आया? फादर से। एक कहां से आया? मदर से। तो लिखो, होमोलोगस पेयर इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। होमोलोगस पेयर are pair of chromosome of similar size and shape. Homologous pair of chromosome are the pair of chromosomes with similar shape and size, similar shape and size, one from each pair. Similar shape and size, लिख लेना, सर one from each parent, पेरेंट पहले अपने पेयर बोल दो। one from each parent, one from each parent। ठीक है बच्चे? अब फीमेल में याद है 45 और 46 क्या था? फीमेल में XX था, तो फीमेल में भी तो 45 और 46 भी कहीं ना कहीं होमोलोगस पेयर है ना? फीमेल में 45 और 46 क्या है? होमोलोगस पेयर है, लेकिन मेल में नहीं है। क्या ये दोनों सेम है? सिमिलर शेप साइज नहीं है। मेल में दोनों पहले 46 में से सिर्फ 44 तक आप होमोलोगस पेयर बना सकते हो। फीमेल में आप सारे 1 to 46 को होमोलोगस पेयर बना के लिख सकते हो। ओके साइड बेटा, क्या ये होमोलोगस पेयर है? पेयर तो है, होमोलोगस नहीं है। होमोलोगस के लिए यहाँ क्या होना चाहिए बच्चे? 17 ये होमोलोगस है और 19 और 20 ये दोनों आपस में क्या है? होमोलोगस। ठीक है बच्चे? क्लियर? तो अब मैं ऑटोसोम्स बोलूंगा तो आप 1 to 44 डायरेक्ट समझ जाओगे। अगर मैं बोलूंगा सेक्स क्रोमोसोम तो आप 45 46 समझोगे। अगर मैं बोलूं होमोलोगस पेयर तो आप समझ जाओगे भी एक एक पेयर और एक एक कहां से आ रहा है? ईच पेरेंट से आ रहा है। अगर मैं बोलूंगा डिप्लॉइड तो आप समझोगे क्रोमोसोम्स के क्या बनाने हैं? पेयर बनाने हैं। अगर मैं बोलूं हैप्लॉइड तो आप समझ जाओगे क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट नहीं। क्लियर है बच्चों? मतलब सर मेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होमोलोगस नहीं होते? नहीं, और फीमेल्स में होते हैं? फीमेल में होमोलोगस बोल सकते हैं, बाकी आपको इनको यार जरूरत ही नहीं पड़ती सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों? ओके, आगे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स।
आगे देखो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसमें पहला लिखो बच्चे डीएनए। पहला लिखो बच्चे डीएनए। फुल फॉर्म तो पता होगी। न्यूक्लिक एसिड में डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा होता है बच्चे हिस्टोन्स, ये आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इसको पेप्टोन्स भी लिखा है उसको, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड आप प्रोटीन्स में होता है। ठीक है बच्चे, अब सबसे पहले बेटा स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा तुम्हें। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए के अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। सबसे पहले डीएनए में होता है बच्चे शुगर, जो कि होती है पेंटोज। पेंटोज की फॉर्म में हाँ जी, दो दो बच्चे। एक होता है बच्चे इसमें फॉस्फेट और एक इसमें होता है बच्चे नाइट्रोजनस बेस। ज्यादा मत करवा देना। करने तो तू जा रहा है, मैं थोड़ी। शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस बच्चे चार तरह के होते हैं, इनके थोड़े से आप नाम याद करने पड़ेंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे भी। पहला होता है बच्चे एडेनाइन, दूसरा होता है बच्चे साइटोसाइन, ग्लूटामाइन, एक बार ऐसे ही पेयर बना देना। माइन इनके थोड़े से स्ट्रक्चर भी दिमाग में रखो। क्या करूं? ये क्या है सर? बेटा ये इनकी शेप्स होती है, ये याद रखना पड़ेगा। कई बार ये सिर्फ शेप बनी आती है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा बेस है। बस दो ही है। नहीं दोनों की बनाना है। करो तो सही। सर ये शेप बनाई है। हाँ जी, सिंबल होते हैं एक तरह से उनके। फर्क क्या है? ये तो बच्चे ऐसे, ये टिप है ऐसे, ये पॉइंटेड ऐसे, ये सिलिंड्रिकल है, ये सिलिंड्रिकल। एडेनाइन थायमीन में फिट हो जाएगा, साइटोसाइन ग्लूटामाइन में फिट हो जाएगा। पहले साफ सुथरा लेके निकलेगा। वो भी ऐसे ही इससे भी करते हैं। फोटो में सुनो भाई, भाई देखो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो कैसे होता है। ये आपके पास क्या हो गया बच्चे? शुगर। इसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है। अरे डीएनए का भाई, ये हो गया शुगर। ठीक है जी, ऐसा स्ट्रक्चर होता है शुगर। हाँ जी। ये हो गया पी, पी मतलब फॉस्फेट।
ई मतलब फॉस्फेट। साहिब अगले के 78 नंबर है साइंस में, तो इसके पीछे लगा। तो बता सकते हैं बच्चे ये क्या है? ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है बच्चे, ये शेप वाला आ सकता है ना, यहाँ पे ये शेप हो सकती है बच्चे, ये साइटोसाइन हो सकता है, ये हमारा ग्रेनाइन हो सकता है, कोई भी आ सकता है। कौन होता है? नाइट्रोजनस बेस। आप यहाँ पे चाहे नाइट्रोजनस बेस ले सकते हो, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है बेटा, समझ आ गई? इससे क्लियर है बेटा? तो तीन चीजें हो गई। कहीं पे भी रेंडर भी जॉइन करता है नहीं, यहाँ ये सेम, ये फ्री होगा, ये जॉइंट होगा, ये फ्री। ठीक है, इन तीनों को मिलके बनाता है आपका यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए, जिसका नाम होता है बच्चे न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम होता है इसका? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आएगा? शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस, स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? मतलब डीएनए में सबसे बेसिक ये, जैसे बॉडी का सेल है हाँ, जैसे बॉडी का सेल है, इस दीवार का जैसे ब्रेक है, वैसे ही डीएनए का सबसे छोटा यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अलग चला है। सुनो भाई ध्यान से, डीएनए ऐसे चलता है। यहाँ क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस, मत बना, कुछ मत बनाएगा, नाइट्रोजनस बेस, यहाँ क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस। समझ गए? ऐसे डीएनए का पता नहीं कितने ही मीटर लंबा ये थ्रेड हो सकता है। समझ आ गई? ये डीएनए, ये डीएनए मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। तुम्हें याद है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जब भी तुम अपनी बुक या कोई देखो तो बहुत बार ह्यूमन डीएनए ऐसे तुम्हें बना हुआ दिखाई देता है ना? नेट पे भी कई बार पिक्चर आ जाती है। हाँ, हम कहते हैं डीएनए ऐसा होता है। ये डीएनए का क्या है? सिंगल। हमारा डीएनए सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता, हमारा डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंड। एक क्रोमोसोम या क्रोमैटिन फाइबर में बहुत सारे डीएनए होते हैं। बहुत सारे ये इन्फॉर्मेशन है। आपको पता है आपकी बॉडी के कम से कम 40,000 फीचर है, मतलब 40,000 फाइलें हैं क्रोमोसोम्स के पास। एक क्रोमोसोम के पास होना है एवरेज 1000 फाइल। उस 1000 फाइल में भी अलग अलग चीज़ें हैं बच्चे, तो तुम खुद इमेजिन करो भी डीएनए तो कितना ही ज़्यादा है। सर जैसे क्रोमैटिन फाइबर्स ही बहुत ज़्यादा छोटे थे, उनको देखना तो ये इनका कैसे होता ठीक है? है बच्चे भी सर इनका कैसे पता? देखा तो जाते हैं एटम से ये रिपोर्ट के बाद पता लगे। एटम से छोटे भी हैं? नहीं, फॉस्फेट है भाई, नाइट्रोजन अच्छा। है, शुगर है, शुगर कितनी बड़ी मॉलिक्यूल है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, हमेशा ध्यान से सुनना, हमेशा एडेनाइन और थाइमीन बॉन्ड बनाते हैं, साइटोसाइन और ग्रेनाइन बॉन्ड बनाते हैं। ये डबल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। ए और सी, ए और जी कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकते। ऐसे ही टी और सी, टी और जी कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकते। ऐसे ही ए, बस एक बार ये लिखो, एक बार ये समझ आ गया बच्चे? आगे ठीक है, बाकी ए टी टी वो आपस में है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब है ना, एक डायग्राम ध्यान से समझ लेना। तुम्हारे लिए बनाना जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए लेबलिंग आती है या फिर उसको समझना जरूरी है, उसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
अगर ए सी के साथ कंबाइन करके ना कुछ और ही बन जाएगा, जीन म्यूटेशन हो जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? जीन म्यूटेशन मतलब कोई और ही ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इंसान नहीं बनेगा। जेनेटिकल डिसऑर्डर वो सर वो जो थर्ड ट्रांसजेंडर का आगे आएगा, एक बार सेक्स क्रोमोसोम समझेंगे ना ढंग से फिर पता चलेगा। डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड दो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब तीन शेयरिंग, भूल गए? सुनो इसको एक बार देखते जाओ। ये शुगर है, ये फॉस्फेट है बच्चे। अब देखो अगर इधर से बेटा प्लीज सुन लो, ये कौन है बेटा? एडेनाइन। कौन है ये? एडेनाइन। तो ध्यान रखना इधर से इसके साथ कौन ज्वाइन होगा बच्चे? कौन ज्वाइन होगा इधर से? थायमाइन। ये अलग स्ट्रैंड आ रहा है डीएनए, ये शुगर है, यहाँ कौन है इसके साथ? समझ आएगी नहीं ये बात? इधर कौन होगा इसके साथ? फॉस्फेट। ये किससे ज्वाइन होगा? ऐसे, ये इधर और यहाँ शुगर। देखो यहाँ ये सेम रिपीट हो सकता है, यहाँ ये सेम रिपीट हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ शो करने के लिए अपन यहाँ साइटोसाइन लगा देते हैं, इधर यूनाइन लग जाएगा। क्या हो गया? जो अपने पहले किया था वो क्या था? सिंगल स्ट्रैंड था। अब ये क्या हो गया? डबल स्ट्रैंड। ये क्या हो गया? डबल स्ट्रैंड हो गया। यहां ऐसे, ठीक है बच्चों? क्लियर है? ये एक डीएनए की लेंथ होगी, ये दूसरे की लेंथ होगी। जैसे सीढ़ी होती है ना अपने पास, दो सीढ़ी के डंडे होते हैं और बीच में जॉइंट होता है, तो मान लो वो डंडे आपके शुगर और फॉस्फेट है और जो बीच में से जॉइंट है वो आपके क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। ऐसे 50 के बाद फिर ये एक आ सकता है, ये 2 हो सकते हैं, ये 10 हो सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। इसीलिए किसी दो इंसान का डीएनए 100% मैच हो ही नहीं सकता। मेरा डीएनए सिर्फ 100% मैच किससे करेगा? मुझसे खुद से करेगा और किसी से डीएनए आपके पेरेंट्स से भी नहीं करें। 100% मैचिंग नहीं। 100% मैचिंग का मतलब है, अब यार ये बताओ इनका क्या लॉजिक है? कितने सारे डीएनए, मान लो 1 लाख डीएनए, 1 लाख डीएनए, एक इंसान ऐसा जिसमें 50 लाख ये है, 50 लाख ये है, दूसरा है उसमें 50,000 हो गए, इसमें 49,499 ये एक ऐसा है, किसी में 4999 ये एक ही है, तो कितने बन सकते हैं पॉसिबिलिटीज? पता ही किसी नहीं। में हो सकता है ये होएगा, ये भी हो सकता है किसी में सारे एडेनाइन थायमाइन और साइटोसाइन हो ही है। ट्विंस में थोड़ा सा अलग है, दो तरह के ट्विंस होंगे, आइडेंटिकल वाले में उससे वो मैच करेगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ये स्टेटमेंट गलत बोलूँगा, आइडेंटिकल में मैच करेगा। बेटा ये क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ, ऐसा है कि हमारा अपने पेरेंट्स के साथ कुछ पैटर्न्स मैच करेंगे, ये नहीं है कि हमारा अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ही 100% ही अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक मदर से एक फादर से क्रोमोसोम आ रहे हैं, तो अगर आप पर्टिकुलरली उन क्रोमोसोम को उठाओगे तो मैच करेंगे भाई, क्यों नहीं तो करेंगे? टेस्ट करवाते हैं डीएनए वाला, उसमें वो फादर और मदर से मैच करते हैं। मतलब मैं ऐसा होता है, देखो जैसे पापा का फर्स्ट क्रोमोसोम मेरे अंदर है ना, तो मेरा फर्स्ट क्रोमोसोम और पापा का फर्स्ट क्रोमोसोम मैच करेगा, 100% ही मैच करेगा। तो हर जने का ही मैच करेगा। करेंगे। बच्चे ऐसे नहीं ना, अगर पहले और दूसरे का कंपैरिजन करो तो मैच नहीं करेगा। तो इसके आगे पर्टिकुलर मतलब अगर मैं सिर्फ आपको ये लेके चल रहा हूँ भाई, हम किसी से भी 101% हम किसी के साथ एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। हाँ, हमारे पापा के साथ मम्मा के साथ जो पेयर आया उनके थ्रू वो तो मैच करेगा ही करेगा। मेरे पापा के क्रोमोसोम्स में डीएनए चेक किया जाएगा, अगर वो डीएनए की कहीं मेरे किसी क्रोमोसोम में मैचिंग हो रही है, इसका मतलब सही है। जनरेशन में भी मैच करता है बच्चे, है ना, जैसे सिस्टर्स में एंसेस्टर्स के साथ भी मैच करता है। जैसे अब डायनासोर्स के कई सारे वो बता रहे हैं ना कि जैसे वो ड्रैगन, लिजर्ड और ये सब रेप्टाइल्स के साथ है, तो वो क्या कैसे पता चला? Crocodiles। हाँ, वो डीएनए मैच किए कुछ ना कुछ। ये समझ आ गया बच्चों? ट्विंस का थोड़ा सा केस ऐसे ही चलता है, वो आइडेंटिकल होते हैं। सिर्फ जो फॉसिल्स होते हैं
डीएनए मैच करते हैं बच्चे, डीएनए मैच जैसे अब डायनासोर्स का फॉसिल मिला था उसमें से डीएनए के साथ मैच किया मैच किया जाएगा। जो डायनासोर का डीएनए वो है जो पैटर्न पता मतलब है। इतने टाइम तक डीएनए रह जाता है। ठीक है बच्चे, फाइबर के अंदर डीएनए होता है। क्रोमेटिन फाइबर दो चीजों से बना है, एक डीएनए एक हिस्टोन। डीएनए में अभी कराया जा रहा है। अच्छा, इस यूनिट को क्या बोलोगे बच्चे? एक यूनिट को न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलोगे? न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड जस्ट लाइक अ लेटर है ना, इसको बोलते हैं रग्स ऑफ लेटर। रग्स मतलब जो पौड़ियां है ना, तो रग्स ऑफ लेटर की तरह तुम्हारे डीएनए में वो रग्स कौन बनाता है? नाइट्रोजनस बेस। कौन बनाता है ये? नाइट्रोजनस बेस। समझ आ गया बच्चे? जैसे सीढ़ी में वो रग्स बने होते हैं ऐसे तुम्हारे डीएनए में ये होते हैं। ठीक है? अच्छा, सीडी के रसूल समझ आ गया? जो अपन लाइनें मारते थे ना इनमें, वो लाइनें किसकी मैचिंग होती है? नाइट्रोजनस बेस की। जैसे यहाँ ए और टी हो गया, सी और जी हो जाएगा, अगले में जी और सी हो जाएगा, टी और ए हो जाएगा, ए टी हो गया, टी ए हो गया। ये सब ये पैटर्न्स अपने मैच कर सकते हैं किसके साथ? हमारे पेरेंट्स के साथ। ठीक है जी? ठीक है? ठीक है, तो दो इंडिविजुअल 100% एक जैसे नहीं हो सकते, बट ये आर डीएनए में मैच होता है। एक सिंगल स्टैंड एक फादर का होगा एक मदर का होगा। ये कुछ नहीं है, ये नहीं है, ये फादर का हो गया, ये मदर का हो गया, ये तो डीएनए है, क्रोमोसोम नहीं है। उनसे बना है ना, डीएनए उनसे थोड़ा सा मैच करे तो क्रोमोसोम डीएनए से बने हुए हैं। हाँ, उनसे तो मैच करेगा, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ आपको भाई, उनसे मैच करेगा, उनसे मैच करेगा, वो तो मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, उनसे मैच करेगा। लेकिन मैं क्या तो भाई हाँ 100% भाई जैसा तेरा डीएनए वैसे ही तेरे पेरेंट्स का डीएनए एग्जैक्टली सेम है, ऐसे तो फिर ये है यार। देखो मान लो मैंने ओनिका का खून कर दिया और वहाँ पे मेरे सिर का बाल मिल गया है ना, उन्होंने डीएनए मैच किया है ना, तो एग्जैक्टली पर्सन तक भी पहुँचा जा सकता है। नहीं तो मेरे डीएनए मैच करेगा तो मेरे पापा मम्मी दादा दादी सब पकड़े जाएंगे, सबने मारा होगा इसको, कोई भी हो सकता है उसमें। तो थोड़ा मैचिंग ज़रूर होती है, ऐसा नहीं है कि मैच नहीं होता, लेकिन ये नहीं है कि आप 100% भाई हम एक दूसरे से मैच करें। आपके बाल से एक धागा पापा का एक धागा मम्मी का नहीं है भाई, एक क्रोमोसोम है आपके पास, ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम की बाउंड्री जो है वो किससे बनी हुई है? किससे बनी हुई है? ये डीएनए से। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका कोई डीएनए है, इस पे छोटे छोटे पता नहीं कितने सारे डीएनए होंगे। क्रोमोसोम ऐसा होता है, ये डीएनए है आपका। अब इसमें छोटा सा हिस्सा उठाओ, वो इस जैसा दिखेगा। ये स्ट्रैंड्स दोनों एक के हैं, या पापा के हैं या मम्मी से मिले, अलग अलग नहीं मिले हुए। तो जो पापा का है वो आगे मतलब इंसेस्टर्स का होगा, तो यानी हमें डीएनए टेस्ट उनसे इसके लिए मैच हो जाता है। थोड़ा डिफरेंस आता रहता है, जैसे तेरा डीएनए तेरे पापा से मैच करेगा, तेरे बच्चों का डीएनए तेरे पापा से कम मैच करेगा, तेरे से ज़्यादा करेगा, उनके बच्चों का फिर वो थोड़ी सिमिलैरिटी कम होती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा ठीक है, क्लियर है। अब फ्राइडे को अपना क्या है बच्चे? टेस्ट है। कल भी होगा। और सुनो, कल आपको क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चंस करके आते हैं। ओके सर। क्या हो गया?